Good morning, students and my dear friend. Today we are going to discussing about Treaty of Vienna. Friends, नेशनलिज्म राइज इन द यूरोप का ये तीसरा वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ और यह शुरू करता हूँ पॉइंट ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना, आखिर ट्रीटी होता क्या? फ्रेंड्स, जब दो गुट के बीच आपसी लड़ाई हो जाता है और लड़ाई जब डिस्पैच पर आता है, अर्थात बैठक होती है कि अब लड़ाई को कैसे समाप्त किया जाए और लड़ाई का क्या परिणाम मिला, उस पर जब डिस्कस किया जाता है और संधि किया जाता है दोनों गुटों के बीच, तो वो होता है ट्रीटी। ठीक उसी तरह से ट्रीटी ऑफ वियना। वियना फ्रेंड्स ऑस्ट्रिया का कैपिटल है। वियना ऑस्ट्रिया का कैपिटल है। आखिर वियना का क्यों चुना गया कि ट्रीटी वहाँ समझौता होगा वियना में? एक्चुअली वाटरलू का जो युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, हम लोग वाटरलू का युद्ध पढ़ चुके हैं। 1815 को हुआ था। कब? 1815 को। किसके किसके बेस? ये हुआ था फ्रांस का जाना माना सम्राट नेपोलियन, जिनके अनुसार हार नाम का कोई शब्द नहीं है। नेपोलियन का कहना था कि मेरे डिक्शनरी में हार नाम का कोई शब्द नहीं है। उन्हीं के द्वारा, अर्थात सम्राट नेपोलियन और ब्रिटेन के बीच हुआ था। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ रोचक की बात यह है कि ब्रिटेन के तरफ से, यानी ब्रिटेन के साथ था रसिया एंड परसिया एंड ऑस्ट्रिया, RPA एंड B अगर यहाँ दे देते हैं तो हो जाता है BRPA, यानी ब्रिटेन, रसिया, परसिया, ऑस्ट्रिया, ये चारों एक तरफ, और बेचारा नेपोलियन फ्रांस का सम्राट एक तरफ। युद्ध का परिणाम फ्रेंड्स, युद्ध का परिणाम ये हुआ कि बेचारा नेपोलियन हार गया। नेपोलियन हार गया और हारा ही नहीं, साथ ही साथ जब उसको सज़ा मिला, हेलेना जेल में सज़ा मिला, जेल की सज़ा, तो वहाँ वो दम तोड़ दिया और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। नेपोलियन का मृत्यु हो जाता है। जैसे ही नेपोलियन मरा, नेपोलियन की मृत्यु के बाद, नेपोलियन की हार के बाद 1815 को आपसी जो देश ब्रिटेन के साथ शामिल थे युद्ध में, उस युद्ध का जो परिणाम, अर्थात युद्ध होने के बाद जो परिणाम मिलता है और जो आपस में साथ में होते हैं, वो तो एक दूसरे के बीच उस परिणाम से लाभान्वित होते हैं। ठीक उसी तरह से ये जो ब्रिटेन के साथ थे रसिया, परसिया, ऑस्ट्रिया, इन लोगों के बीच क्या हुआ? एक ट्रीटी हुआ कि ट्रीटी हुआ। ट्रीटी का क्या परिणाम हुआ, उसी पॉइंट्स को हम यहाँ पढ़ेंगे फ्रेंड्स। पहला पॉइंट्स क्या हुआ? बर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड इन फ्रांस, अर्थात नेपोलियन चला गया, फ्रांस से खत्म हो गया, नेपोलियन स्वर्ग चला गया, नेपोलियन मर गया। मरने के बाद डिसाइड लिया, वियना में जब समझौता हो रहा था, तो डिसाइड लिया गया, निर्णय लिया गया कि बर्बन डायनेस्टी को पुनः फ्रांस में रिस्टोर करो। अर्थात फ्रांस की जो मोनार्की सिस्टम है और फ्रांस का जो एक गरिमा है, उसको मत खोने दो। हार गया बेचारा, नेपोलियन चला गया, लेकिन फ्रांस में मोनार्की सिस्टम को, बर्बन डायनेस्टी का पुनः रिस्टोर करो। तो पहला पॉइंट था बर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड इन फ्रांस। यहाँ समझ गए? सेकेंड पॉइंट, states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future। अर्थात नेपोलियन जब सम्राट था फ्रांस का, तब उसका एम रहता था, एम एक ही था, क्षेत्र एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन, और एरिया को अपने अंदर कर लेना, अपने क्षेत्र में मिला लेना। तो एक बाउंड्री बनाया गया फ्रांस में, फ्रांस को एक बाउंड्री बनाया गया कि भविष्य में फ्रांस के जितने भी सम्राट होंगे, कोई अपना एरिया का एक्सपेंशन नहीं कर पाएंगे। किसके तहत? ट्रीटी ऑफ वियना 1815। नेक्स्ट,
पर्शिया गोट सम इम्पोर्टेंट टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न। पर्सिया भी तो युद्ध में शामिल था, तो पर्सिया को भी तो कुछ हक मिलना चाहिए फ्रेंड्स। पर्सिया गोट सम इम्पोर्टेंट टेरिटरीज ऑन इट वेस्टर्न, यानी इन क्षेत्रों के बीच, यानी जो वेस्टर्न पार्ट था उसको पर्सिया के जिम्मा में सौंप दिया कि ये पर्सिया का हक होगा। नेक्स्ट पॉइंट, ऑस्ट्रिया गोट कंट्रोल ओवर नॉर्थ इटली। और नेक्स्ट क्या था, ऑस्ट्रिया नॉर्थ इटली, उत्तरी इटली पर नियंत्रण करने का जिम्मा सौंपा गया, यानी कि ऑस्ट्रिया को क्या अधिकार मिला कि नॉर्थ इटली पर वो नियंत्रण रखेगा, कंट्रोल रखेगा। फाइव्थ, रसिया गोट पोलैंड। रसिया को पोलैंड दे दिया गया, यानी रसिया भी युद्ध में शामिल था, तो जाओ रसिया भी क्यों क्यों कहेगा भविष्य में कि युद्ध में शामिल मैं हुआ लेकिन मुझे कुछ बेनिफिट नहीं मिला, इसलिए रसिया को पोलैंड दिया। 6th पॉइंट, कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स विच हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड, यानी नेपोलियन के द्वारा जो 39 जर्मन स्टेट्स बनाया गया था, 39 स्टेट को सेटअप किया गया था, उसको कुछ नहीं किया, ज्यों का त्यों रख दिया कि इससे हमको कोई मतलब नहीं, ये जैसा था वैसा ही रहेगा, अर्थात टीटो वियना का ये परिणाम हुआ। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट पढ़ते हैं रेवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारियों। फ्रेंड्स, क्रांतिकारी, जब समाज में कुशासन व्यवस्था होता है या अनारकी सिस्टम होता है, अराजकता का माहौल होता है, या किसी तरह का समाज में बेबसी फील किया जाता है या मजबूरी, उस टाइम लोगों का अपना सोया हुआ आबरू जग जाता है। ठीक उसी तरह से कुछ क्रांतिकारी इस एब्सोल्यूटिस्ट शासन व्यवस्था को देखकर धीरे धीरे उन लोगों में ऊर्जा आने लगा और क्रांति का रूप लेने लगा, यानी बूंद बूंद कर बेबसी का जब घड़ा भरता है तो बारूद बन जाता है, और विस्फोट जब होता है तो उसका अंजाम घातक होता है। फ्रेंड्स, ठीक उसी तरह से वहाँ पर रेवोल्यूशनरियों का जन्म होना प्रारंभ हो गया, एक से एक क्रांतिकारी देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, रेवोल्यूशनरियों का वर्क क्या था? पहला वर्क क्या था? मेक सेक्रेट सोसाइटी। रेवोल्यूशनरी जितने हुए वो क्या चाहते थे? गुप्त सोसाइटी, सेक्रेट सोसाइटी को फॉर्मेशन करना चाहते थे। और इन सेक्रेट सोसाइटी का एम क्या था? एम था फ्रेंड्स, स्प्रेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, अर्थात राष्ट्रवादी भावना, राष्ट्रवाद के बारे में बताने का पुनः मैं प्रयास नहीं करूंगा, क्योंकि राष्ट्रवाद को पहले एक्सप्लेन कर दिया कि राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद देशभक्ति, देश के प्रति लगाव, देश के प्रति कुछ कर गुजरने की चाहत या मर मिटने की चाहत। तो पहला जो रेवोल्यूशनरियों का जो एम था, स्प्रेड द नेशनलिज्म, यानी राष्ट्रवाद के बारे में अवेयरनेस करना, लोगों को बताना, ताकि एब्सोल्यूटिस्ट शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंके। और सेकेंड, अपोज मोनार्की। सेकेंड पॉइंट ये था, जो मोनार्की सिस्टम था, जो मोनार्की सिस्टम एक प्रकार का लोगों को आज़ादी नहीं मिलता था, कहीं जाने का, कहीं आने का, अपना तरीके से जीने का कोई अधिकार नहीं था। तो मोनार्की सिस्टम को उन लोगों ने क्या किया? अपोज करना प्रारंभ कर दिया। किन लोगों ने? या भूत किया था क्या? नहीं, क्रांतिकारियों ने, रेवोल्यूशनरियों ने। थर्ड पॉइंट, वांटेड फ्रीडम एंड ऑटोक्रेटिक रूल। फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट यह पॉइंट, यानी कि इन लोग आज़ादी चाहते थे, फ्रीडम चाहते थे, और क्या चाहते थे? ऑटोक्रेटिक रूल का समाप्ति। ऑटोक्रेटिक यानी तानाशाही व्यवस्था खत्म हो, यानी तानाशाही व्यवस्था का विनाश हो। और फोर्थ जो चाहते थे, ये सब चाहते थे फ्रेंड्स, सब चाहते थे नेशन स्टेट, जो सच्चे देशभक्त था, एक जिसके अंदर सच्चा जुनून था, वो हर कोई यही विचार चाहते थे कि अपना राष्ट्र बने, जिसका कॉमन ऑफिशियली लैंग्वेज हो, कॉमन कुछ पहचान हो, यार सबका समान अधिकार हो। नेशन स्टेट तो सब चाहते थे। उन्हीं क्रांतिकारियों में से शुमार, शूरवीर और सबसे प्रबल क्रांतिकारी थे जुसेप्पे मैज़नी। फ्रेंड्स, जुसेप्पे मैज़नी, ये जुसेप्पे मैज़नी इटालियन रेवोल्यूशनरी थे। जोसेफ मैज़नी कौन थे? ही वाज
an Italian revolutionary. He was born in Genoa, 1807. He was became a young, then he feel about revolution. यानी कि 1807 में जन्मे और जब जवान हो गए, यंग हो गए, तो क्रांतिकारी की भावना इनमें आ गया और आते ही मेंबर्स ऑफ सेक्रेट सोसाइटी यानी कार्बोनरी को ज्वाइन किया. फ्रेंड्स, जैसे ही क्रांतिकारी का भावना आया, ये ज्वाइन कर लिया कार्बोनरी से सोसाइटी. यानी मिसिंग रूप से धीरे धीरे राजाओं का शक्ति को खात्मा करने को चाहता था, ऑटोक्रेसी को एंड करना चाहता था. और थर्ड पॉइंट, फॉर्म 2 सेक्रेट सोसाइटी. इन्होंने 2 सेक्रेट सोसाइटी का निर्माण भी किया. पहला क्या किया? पहला सेक्रेट सोसाइटी में ज्वाइन किया. और सेकेंड क्या किया? सेकेंड में खुद सेक्रेट सोसाइटी बनाया. कहाँ बनाया फ्रेंड्स? यंग इटली. कहाँ बनाया? मर्साइल्स. यंग इटली को जोसेफ मजनी ने कहाँ बनाया? मर्साइल. और यंग यूरोप को कहाँ बनाया? बर्ने में. अर्थात 2 गुप्त सोसाइटी का जन्म दे दिया इसने, अथवा पिता बन गया. ये भी पिता बन गया, इसका भी बच्चा हो गया. फ्रेंड्स, ये जॉब था. एक्चुअली यंग इटली का निर्माण मर्साइल्स में किया और यंग यूरोप का बर्न में. ये क्या था? ये 2 सेक्रेट सोसाइटी. और बिलीव्ड इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली. जोसेफ मैज़नी को किस में विश्वास था? इटली का एकीकरण. क्यों हमारा इटली एक छोटा सा देश क्यों अनेक भागों में बटेगा, जिसका अलग अलग शासन होगा, अलग अलग तानाशाही होगा? इसलिए एक इटली बनेगा. इटली को हम अलग करेंगे और इटली का पूरा विकास करेंगे. ये मकसद था जोसेफ मजनी का. फ्रेंड, जोसेफ मजनी का. अब नेक्स्ट, एज ऑफ रेवोल्यूशन. यानी रेवोल्यूशन का एज 1830 से 1848. यानी द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848. अर्थात इन 18 साल के दरमियान क्या हुआ? 2 आइडिया बृहद रूप से फैलने लगा. किन वो 2 आइडिया कौन थे? लिबरलिज्म. फ्रेंड्स, लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म. ये 2 आइडिया थे, लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म. यानी कि 18 सालों में 2 चीज का आइडिया आया लोगों में. एक उदारवाद का, एक राष्ट्रवाद. लिबरलिज्म क्या चाहते थे? सामाजिक परिवर्तन. यानी कि समाज में जो भी कुरीतियां हैं, जो भी रूढ़िवादी परंपरा है, उसको रिमूव करें और इस्टेब्लिश करें एक नई आइडिया, यानी लिबरलिज्म. इसका मतलब लिबरलिज्म नया मॉडर्न बनना चाहते हैं. नेशनलिज्म राष्ट्रवाद, यानी स्प्रेडिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप बाय एजुकेटेड मिडिल क्लास. यानी नेशनलिज्म का आइडिया जो है मिडिल क्लास के लोगों, जैसे कि एजुकेटेड लोगों में क्या हुआ? इस आइडिया को लिबरलिज्म और नेशनलिज्म के बारे में प्रचार किया और लोगों को अवेयरनेस किया गया. अगर अनपढ़ लोगों को बताएंगे ये सभी चीज़, अगर नेशनलिज्म और लिबरलिज्म का आइडिया को, तो कैसे एक्सपेंशन होगा, कैसे इसका विस्तार होगा? इसलिए पढ़े लिखे लोगों और जो मिडिल क्लास के थे, जिनको लगता था कि हाँ चेंज होना चाहिए और एब्सोल्यूट शासन व्यवस्था खत्म होना चाहिए, वही लोगों को क्या किया गया? लिबरलिज्म और नेशनलिज्म के आइडिया के बारे में अवेयरनेस किया गया. नेक्स्ट फ्रेंड्स, इन 1813 2 रेवोल्यूशन टेक्स प्लेस. 1830 में 2 क्रांति, 2 रेवोल्यूशन, बहुत रोचक रेवोल्यूशन हुआ. जुलाई रेवोल्यूशन क्या था? बर्बन किंग्स वेयर ओवरथ्रोन. यानी कि बर्बन किंग्स जो था वो उसमें शासन करता था. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाज सेटअप. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन तो बनेगा मगर मोनार्की, उसमें मोनार्की राजा का शासन या राजा का भी हक होगा. लुइस फिलिप्स अर्चिट से, जो कि 1830 में जो रेवोल्यूशन हुआ, इसका लुइस फिलिप कौन थे? हेड थे. एंड ग्रीक रेवोल्यूशन अंडर ऑटोमन एम्पायर. यानी जुलाई रेवोल्यूशन जो थे किसके अंडर? लुइस फिलिप्स के अंदर. एंड ग्रीक रेवोल्यूशन जो थे किसके अंदर? अंडर ऑटोमन एम्पायर. अर्थात ये जो थे
ऑटोमन एम्पायर 1821 स्टार्टेड स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, यानी ऑटोमन एम्पायर आज़ादी के लिए क्या किया, संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया बाय वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री, और किसके साथ, किसके द्वारा, पश्चिमी यूरोप देशों के साथ। और साथ ही साथ पोइट्स एंड आर्टिस्ट, यानी जो कवि थे, पढ़े लिखे जो कलाकार थे, ये सभी का एक इम्पोर्टेंट रोल रहा। इन 1832 ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल डिक्लेयर ग्रीक इंडिपेंडेंट। फ्रेंड्स, प्रश्न आता है कि ग्रीक को किस संधि के तहत इंडिपेंडेंट घोषित किया गया, यानी बाय विच ट्रीटी ग्रीक वाज डिक्लेयर इंडिपेंडेंट, यानी 1832 का ट्रीटी जो कहाँ हुआ था, कॉन्स्टेंटिनोपल। फ्रेंड्स, कॉन्स्टेंटिनोपल का प्राचीन नाम कुस्तुनतुनिया और इस्तांबुल था। फ्रेंड्स, अगर हमारी मेहनत से थोड़ा बहुत आप लोग को अगर कुछ बेनिफिट नज़र आ रहा होगा तो तहे दिल से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और प्रचार कीजिए। फ्रेंड्स, और कुछ नहीं, और आप क्या कीजिए, इसको नोट्स कीजिए और इसका लाभ उठाइए और पढ़िए आराम से। थैंक यू फ्रेंड्स।